आज हम गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं का अध्ययन करेंगे। यह कविता सबसे पहले लहर नाम की पत्रिका में 1961 में चौराहे शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। उसके बाद मुक्तिबोध की एक कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है, राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित इस पुस्तक में ये कविता छपी। मुक्तिबोध प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवाद का प्रवर्तन अज्ञेय जी ने किया था और उनका जो पहला सप्तक छपा था, तार सप्तक, उसमें इनका नाम था, उसमें इनकी कविताएं छपी थी। इस कविता में मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं में लेखक की उस स्थिति का वर्णन किया है कि जब उसके पास बहुत से विषय होते हैं जिन पर वो लिख सकता है, लेकिन किस विषय पर लिखे, ऐसा एक विषय चयन करना समस्या होती है कि वह सही विषय का चुनाव कर सके। मुक्तिबोध बताते हैं कि पुराने समय में कुछ पहले दो ही विषय मुख्य हुआ करते थे, या तो देवत्व का विषय जिसमें काल्पनिक देवताओं को लेकर रचनाएं रची जाती थी, या फिर जो नाराशांशी विषय होते थे उसमें उन मनुष्यों पर ही रचनाएं होती थी जो संपन्न होते थे, राजघराने के होते थे या सामंत होते थे। आम आदमी पर नहीं लिखा जाता था। लेकिन अब जब जनतंत्र शासन व्यवस्था है तो हर व्यक्ति अपनी विचारधारा को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है, और हर व्यक्ति जब अपनी विचारधारा को स्वतंत्रता से अभिव्यक्त करता है तो उसके पास इतने विषय हो जाते हैं कि उनको चयन करना उसके सामने कठिनता लेकर आता है। अब आते हैं हम कविता पर। मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए। मुक्तिबोध कहते हैं कि मुझे हर कदम पर, जितने भी मैं कदम चलता हूँ, मुझे चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए हुए। बाहें फैलाने से मतलब है स्वागत करना, कि अपनी तरफ मुझे आने के लिए हर राह आकर्षित करती है, आमंत्रित करती है। चौराहे से मतलब एक ऐसी जगह को चौराहा कहते हैं जहां से चारों दिशाओं में रास्ते निकलते हैं। और जब चौराहे पर व्यक्ति खड़ा होता है तो ये कहते हैं कि मुझे चारों दिशाएं अपनी अपनी तरफ, चारों रास्ते जो वहां से निकलते हैं अपनी तरफ आने के लिए आमंत्रित करते हैं, बाहां फैलाकर। अब यहाँ सामान्य स्थिति जो बिंब बनता है वो चौराहे का बनता है, लेकिन किस विषय को लेखक कहना चाहता है? लेखक कहना चाहता है कि जब मैं किसी एक विषय पर लिखने के लिए बैठता हूँ तो उस विषय में से ही चार विषय और निकल आते हैं और फिर मेरा चारों ही विषयों पर लिखने का मन करने लगता है। यानी चारों ही विषय मुझे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि मैं उन चारों ही विषयों पर लिखूं। एक पैर रखता हूं कि 100 राहें फूटती हैं। अब ये कहते हैं कि अगर 3 रास्तों को छोड़ के मैं एक विषय पर भी पैर रखने लगता हूँ, यानी कि एक विषय पर ही मैं लिखने लगता हूँ, तो उस एक विषय में से 100 राहें फूट जाते हैं। यानी कि उस एक विषय में ही 100 राहें मेरी फूट जाती हैं कि इस विषय पे लिखो, इस विषय पे लिखो। जैसे उदाहरण के रूप में हम एक कवि या एक लेखक अगर भ्रष्टाचार पर लिखने के लिए चल दे कि मैं भ्रष्टाचार पर कोई कविता लिखूं, चौराहा तो यह है कि वो भ्रष्टाचार पर लिखे, प्यार पर लिखे, गुस्से पर लिखे, छल पर लिखे, कपट पर लिखे, धोखे पे लिखे, राजनीति पे लिखे, ये तो सब चौराहे होते हैं। लेकिन माना कि वो भ्रष्टाचार पर ही लिखने के लिए चल दे, तो भ्रष्टाचार में भी वो सरकारी दफ्तरों का भ्रष्टाचार लिखे, स्कूलों के भ्रष्टाचार पर लिखे, फीस के भ्रष्टाचार पर लिखे, घोटालों पे लिखे, किस पे लिखे? भ्रष्टाचार पे। तो भ्रष्टाचार पे ही लिखने के लिए उसके सामने सैकड़ों विषय आ जाएंगे। किस किस के भ्रष्टाचार पर लिखे? छोटे क्लर्क से लेके बड़े अधिकारी तक भ्रष्टाचार होते हैं, लेकिन वो किसके भ्रष्टाचार पे लिखे? एक बच्चे की अगर मार्कशीट में नाम गलत छप गए और वो उसे ठीक कराने के लिए जाएगा तो वहां पर उसे कितने सारे दफ्तरों से गुजरना पड़ेगा, कितनी सारी फाइलों में उसे रिश्वत भी देनी पड़ेगी। तो क्या वो इस भ्रष्टाचार पे लिखे? या फिर किसी के बिजली का कनेक्शन कट गया है, बिजली का बिल ज्यादा आ गया, उसकी बात करने के लिए चले तो उस भ्रष्टाचार पे लिखे। यानी कि
एक विषय पर लिखने के लिए अगर बैठ भी जाता है तो उसके सामने सैकड़ों विषय उसी विषय से संबंधित आ जाते हैं, उप विषय आ जाते हैं, और वो सोच नहीं पाता कि किस पर लिखे। या आप राजनीति की बात करें, अगर राजनीति पर वो लिखने चले तो राजनीति में कहाँ से कहाँ का लिखे, क्या लिखे, राजनीति के कितने दल हैं, किस पार्टी पर लिखे, किस राजनीतिक दल पे लिखे, किस राजनीतिक दल के जो गोली देते हैं चुनाव के समय आते हैं और नए नए सपने दिखाते हैं, चुनाव जीतते ही वो फिर अपना रंग बदल देते हैं, तो क्या राजनीति पर लिखे। यानी कि एक राजनीति में लिखने के लिए कितनी चीजें राजनीति में लिख सकते हैं। तो वो एक विषय का अगर चयन भी कर ले तो उसके उप विषय सैकड़ों की संख्या में आ जाते हैं और वो सोच नहीं पाता, निर्णय नहीं कर पाता कि किस विषय पर लिखे। आगे लेखक कहता है कि मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और उनके सपने, सब सच्चे लगते हैं। अब ये कहते हैं कि मैं जिस विषय पर लिखना चाहता हूँ उस विषय के जानकारों से या उस विषय के जो भोगी होते हैं, भुक्त भोगी, उनसे अगर मैं मिलता हूँ और उन पर ज्यादा जानकारी जुटाकर लिखना चाहता हूँ तो वे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे लगता है कि उन सभी भुक्त भोगियों से मिलूं और सभी विषयों की जानकारी जुटाऊं और फिर उन पर लिखूं। और ये कहते हैं कि जब मैं उनके भुक्त भोगी, उनके जानकार, उनके अनुभवी लोगों से मिलता हूं तो मुझे सभी तजुर्बे अच्छे भी लगते हैं और सभी मुझे सच्चे लगते हैं। और सपने से यानी कि मैं कल्पना करता हूँ कि मैं इस पर ऐसे कहानी लिख सकता हूँ, ऐसे कविताएं लिख सकता हूँ, ऐसे उपन्यास लिख सकता हूँ, और मुझे सभी अच्छे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। अब ये कहते हैं कि जैसे ही मैं एक विषय पर सोचता हूँ, एक विषय के भुक्त भोगी से, एक विषय के अनुभवी से, एक विषय के जानकार से मिलता हूँ तो मेरे मन में एक अजीब सी अकुलाहट सी दिल में, अकुलाहट यानी कि बेचैनी सी दिल में होती है। और ये बेचैनी ये कहती है कि मैं इसके बारे में कुछ और जानकारी हासिल कर लूं, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, यानी कि उसके और बारीकी से मैं उसे समझना चाहता हूँ ताकि मैं उस पर अच्छा प्रामाणिक लेख या प्रामाणिक कविता पेश कर पाऊं। और ये रहता है मन में कि अभी इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, ना जाने मुझे और ज्यादा जानकारी में कितना मिल जाए। जब मैं और ज्यादा जानकारी करूंगा तो और पता नहीं क्या क्या मिले जिससे कि मेरा लेख या मेरी कविता, मेरी कहानी और ज्यादा प्रामाणिक बन जाए। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। अब ये कहते हैं पत्थर यानी कि जो रास्ते में यूं ही पड़े रहते हैं, जिनकी लोग कदर नहीं करते, लेकिन ये कहते हैं कि जब मैं विषय पर लिखने चलता हूं तो उस विषय के जानकार और उस विषय के जो भुक्त भोगी हैं, जब मैं उनसे बात करता हूं तो लोगों को तो लगता है कि इस विषय पर लिखा नहीं जा सकता, लेकिन जब मैं उससे बात करता हूं तो मुझे लगता है कि ये सब पत्थर नहीं है बल्कि बेशकीमती हीरे हैं, बहुमूल्य हीरे हैं। अगर मैंने इस विषय पर लिखा तो वो प्रामाणिक भी होगा और समाज में स्वीकार्य भी होगा। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदनीरा है। अब ये कहते हैं कि जब मैं बात करता हूं उनसे तो मुझे लगता है कि हर किसी के हृदय में एक अधीर आत्मा बसती है जो अपने दुख को, अपनी पीड़ा को, अपने भावनाओं को व्यक्त करना चाहती है। जिससे भी मैं बात करता हूँ हर किसी में मुझे ऐसी अधीर आत्मा मिलती है जो अपने दिल को खोल कर रख देने के लिए मेरे सामने आतुर रहता है। प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। और ये कहते हैं कि जो भी मुझे मुस्कुराता चेहरा मिलता है मुझे ऐसा लगता है कि सब में विमल सदा नीरा, विमल मतलब शुद्ध, सात्विक, और सदा नीरा यानी कि दया और संवेदना से युक्त। मुझे लगता है कि हर मुस्कुराते चेहरे में एक शुद्ध संवेदनापूर्ण हृदय है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस से भी बात करता हूँ और जब वो अपनी पीड़ा व्यक्त करता है, अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त करता है, तो उसकी एक एक बात में इतनी पीड़ा छुपी हुई है कि उस पर मैं पूरा महाकाव्य लिख सकता हूँ। पल भर में सबसे गुजरना चाहता हूँ। और मेरी विडंबना ये है, परेशानी ये है कि मैं पल भर में यानी कि थोड़ी सी देर में जिस बात को वो कोई कहना चाहता है, वो जिसके भुक्त भोगी हैं, उन्होंने जिस अनुभव को सालों साल तक
पीड़ा भोगते हुए जुटाया है, मैं उसे पल भर में ही उससे गुजर जाना चाहता हूँ, यानी पल भर में ही मैं उसे महसूस कर लेना चाहता हूँ, और इस हद तक महसूस कर लेना चाहता हूँ कि मैं उस पे अपनी रचना लिख सकूं। प्रत्येक उर में से तिर आना चाहता हूँ, और क्या कहता है कि मैं प्रत्येक हृदय में जो दुख की नदी बहती है, मैं उसमें से तिर के आ जाना चाहता हूँ, यानी कि मैं सबके हर हृदय की पीड़ा समझ लेना चाहता हूँ। इस तरह खुद ही को दिए दिए फिरता हूँ, अजीब है जिंदगी। मुक्तिबोध कहते हैं कि इस तरह से मैं जितने भी पीड़ा के भुक्त भोगी हैं, मैं उन सब से जाकर मिलना चाहता हूँ, उन्हें समझना चाहता हूँ, उनकी पीड़ा को अपनी कविताओं में अभिव्यक्त करना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी अजीब हो गई है। बेवकूफ बनने की खातिर ही सब तरफ अपने को लिए लिए फिरता हूँ। अब लेखक कहते हैं कि जिससे मैं उनकी पीड़ा को सुनना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, उनके दिल की गहराइयों तक जाकर समझना चाहता हूँ, वे सब मुझे बेवकूफ समझते हैं। लेकिन फिर भी मैं बेवकूफ बनने के लिए तैयार रहता हूँ, और इस तरह से अपने ही आप को लिए लिए उनके पास तक फिरता रहता हूँ। और यह देख देख कर मुझे बड़ा मजा आता है कि मैं ठगा जाता हूँ, क्योंकि सभी मुझे बेवकूफ समझते हैं, तो मुझे ठगते हैं, मेरे साथ धोखा करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे इससे कष्ट नहीं होता, बल्कि मेरे हृदय में उसके लिए कुछ थोड़ी सी खुशी ही बाकी होती है। हालांकि वो ये कहते हैं कि मैं ठगा जाता हूँ, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं प्रसन्न चित्त, एक मूर्ख मेरे अंदर बैठा हुआ है, यानी कि मेरे अंदर का जो चेतना है वो मूर्ख है, समाज की नजरों में मूर्ख है, जिनसे मैं बातें करता हूँ उनकी नजरों में मूर्ख है, जो कभी हंसता है, कभी आंसुओं से रोता है, और फिर भी वो उस पर एक नशा सा चढ़ा रहता है लिखने का, कि जगह जगह स्वायत्त हुआ जाता है। और लेखक सोचता है कि समाज में सब जगह सब लोग अब स्वायत्त हो गए हैं। स्वायत्त से मतलब वो खुद में आत्मनिर्भर या अपने ही नियंत्रण में हो गए हैं, उन पर किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं चलता है। इसका एक दूसरा अर्थ हम इस तरह से लगा सकते हैं कि लोग ऐसे हो गए हैं कि वो ना तो अपने किसी दूसरे को सहानुभूति देना चाहते हैं, ना ही किसी से लेना चाहते हैं। लेखक आगे कहते हैं, कहानियां लेकर और मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते, जहां जरा खड़े होकर बातें कुछ करता हूँ, उपन्यास मिल जाते। अब ये कहते हैं कि जब मैं किसी एक विषय पर सोचता हूँ या एक आदमी से मिलता हूँ, तो मुझे एक छोटी सी कहानी मिलती है, लेकिन अगर मैं उस चौराहे पर खड़ा हो जाऊं थोड़ी सी देर के लिए, जहां से मैं एक विषय लेता हूँ, थोड़ी सी देर खड़ा होते ही मुझे वहां पर, अगर मैं थोड़ी सी देर खड़ा होकर कुछ और बातें कर लेता हूँ, तो मुझे वहां पर उपन्यास मिल जाते हैं। यानी कि कहानी एक बहुत छोटी सी होती है, एक घटना मात्र होती है। लेखक कहना चाहता है कि अगर मैं किसी से बात करता हूँ और वहां मुझे एक घटना का पता चलता है, और मैं उस एक घटना को लेकर उससे और आगे बात करता हूँ, उसमें गहराई में जाना चाहता हूँ, तो मुझे इतनी कहानियां मिल जाती हैं कि वो कहानी नहीं, उपन्यास बन जाए। याद रहे कि कहानी में एक घटना होती है, एक भाव होता है, लेकिन उपन्यास में अनेकों कहानियां और अनेकों भाव समाहित हो जाते हैं। तो लेखक कहना चाहता है कि अगर मैं किसी से बात करता हूँ, एक विषय पर बात करता हूँ, और फिर उस बात की गहराई में जाना चाहता हूँ, तो इतनी कहानियां मिल जाती हैं कि एक पूरा का पूरा उपन्यास लिखा जा सके। दुख की कथाएं, तरह तरह की शिकायतें, अहंकार विश्लेषण, चारित्रिक आख्यान। लेखक कहता है कि अगर मैं किसी से मिलता हूं, तो किसी से मुझे दुख की कथाएं मिलती हैं, यानी कोई अपनी दुख भरी कथा कहता है, तो कोई मुझसे अपने किसी संबंधी की या किसी विषय पर भी शिकायतें करता है। अहंकार विश्लेषण, कोई किसी के अहंकार का विश्लेषण करता है कि वो इतना अहंकारी है, उसने अपने अहंकार में दूसरों को कष्ट दिया है। चारित्रिक आख्यान, किसी के चरित्र का पूरा आख्यान मिल जाता है, यानी कि जब बात करता हूं तो या तो व्यक्ति अपने चरित्र की बात बताता है, या किसी दूसरे के चरित्र का पूरी कहानी बताने लगता है। चरित्र की कहानी से यानी कि किसी व्यक्ति के गुण दोष की, वो ऐसा है, अमुक व्यक्ति ऐसा है, वैसा है, तो मुझे या किसी के चारित्रिक आख्यान मिल जाते हैं। जमाने के जानदार सूरे व आयतें,
सुनने को मिलती हैं। और वे कहते हैं कि जब मैं किसी से बात करता हूँ तो जमाने भर के जानदार सूरे, सूरे मतलब कानून की बातें, जो इस्लाम की शरीयत है, शरीयत इस्लाम का कानून है, और जो कानून लिखा हुआ है उसमें कानून के जो वाक्य लिखे हुए हैं उन्हें सूरे बोलते हैं। और आयतें, इस्लाम धर्म का जो एक पवित्र ग्रंथ कुरान है उसकी रचना जिन छंदों में हुई है उन्हें आयतें बोलते हैं। जैसे संस्कृत की जितनी भी काव्य होते हैं वो अक्सर श्लोक में लिखी होती हैं, या हम बात करें कबीर की तो कबीर के दोहे जब हम पढ़ते हैं तो जो दोहे होते हैं वो छंद होते हैं। रामचरितमानस चौपाई और दोहे में लिखी हुई है तो चौपाई छंद होते हैं। इसी तरह कुरान जिस छंद में लिखी गई है वे आयतें होती हैं। तो ये कहते हैं कि जब मैं किसी से बात करता हूँ, कोई मुझे दुख की अपनी कथाएं बताता है, कोई शिकायतें बताता है, अपनी शिकायतें करता है, कोई किसी का अहंकार का विश्लेषण करता है, तो कोई किसी के चारित्रिक विशेषताएं बताता है। और बातें करते करते मुझे कहीं कानून की बहुत सारी जानकारियां हो जाती हैं, जानदार सूरे, यानी कि मुझे बिल्कुल तार्किक और कानून जो होता है कानून की बहुत सारी बातें मिलती हैं। तो कहीं कहीं मुझे धार्मिक बातें सुनने को मिल जाती हैं। आयतों से मतलब है यहाँ पर धार्मिक बातें सुनने को मिलती हैं। कविताएं मुस्कुराकर लाग डांट करती हैं, प्यार बात करती हैं, मरने और जीने की जलती हुई सीढ़ियों श्रद्धाएं चढ़ती हैं। अब लेखक कहता है कि कविताएं मुस्कुरा लाग डांट करती हैं, यानी कि जब मैं कविताएं लिखता हूं तो कुछ मुस्कुरा रही होती हैं, कुछ कविताओं को सुनकर ऐसा लगाव होता है कि इस कविता में मेरी ही बात लिखी गई है। डांट करती हैं यानी कि कुछ कविताएं पसंद नहीं आती हैं, यानी कि वो हमें ऐसा एहसास कराती हैं कि वो हमारे विपक्ष में बोल रही हैं। प्यार बात करती हैं, और कुछ कविताएं इतनी प्यारी प्यारी बात करती हैं कि उनसे हमें लगाव हो जाता है और सुनना अच्छा लगता है। मरने और जीने की जलती हुई सीढ़ियां श्रद्धाएं चढ़ती हैं। और कुछ कविताएं ऐसी होती हैं या कुछ साहित्य, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं कि उसमें व्यक्ति के कठोर संघर्ष की कहानियां लिखी जाती हैं, जिसमें संघर्ष करते करते वो अपनी जलती हुई से मतलब है कठोर संघर्षपूर्ण, वो संघर्षपूर्ण सीढ़ियों को चलता चलता चढ़ता चला जाता है। और जब ऐसा वो संघर्ष करते हुए ऊंचाइयों पर चढ़ता है, सीढ़ियों पर ऊंचाइयों पर चढ़ता है, तब उसके प्रति समाज की या तो श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा ही बढ़ती है। जैसे जैसे वो संघर्ष करते हुए अपने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता है व्यक्ति, वैसे ही वैसे समाज की श्रद्धा भी उसके प्रति बढ़ती चली जाती है, भले ही वह उस संघर्ष को करते करते मृत्यु को प्राप्त क्यों ना हो जाए। घबराए प्रतीक और मुस्कुराते रूप चित्र। घबराए प्रतीक और मुस्कुराते रूप चित्र लेकर मैं घर पर जब लौटता, उपमाएं द्वार पर आते ही कहती हैं कि 100 बरस और तुम्हें जीना ही चाहिए। अब ये कहते हैं कि जब मैं बाहर से इतने सारे अनुभव, इतनी सारी चीजें लेकर लौटता हूँ, इतनी सारी कहानियां, उपन्यास और महाकाव्य जब मैं बाहर से लेकर लौटता हूँ, तो उनमें कुछ घबराए हुए यानी कुछ दुख की कहानियां होती हैं, कुछ मुस्कुराते हुए रूप चित्र यानी कि कुछ खुशी की कहानियां होती हैं। लेकिन जब मैं उन दुख की और खुशियों की कहानियों को लेकर घर लौटता हूँ और उनसे किसी दूसरी घटना की या दूसरी कहानी की तुलना करता हूँ, तो द्वार पर यानी दरवाजे पर आते ही मुझे वे उपमाएं, जिन कहानियों से मैं जो अभी मैं सुनकर आया हूँ या जानकर आया हूँ कहानियां दुख और सुख भरी, जब मैं उनकी तुलना अपने आसपास के परिवेश में ऐसी कहानियों से करता हूँ, उपमाएं देना यानी कि उस जैसी दूसरी चीज से जब हम उसकी तुलना करते हैं तो वो उपमा कहलाती है। तो जब मैं अपने दरवाजे से यानी कि अपने घर के आसपास की ऐसी परिस्थितियों की कहानियों से उनकी तुलना करता हूँ, तो वे मुझे कहती हैं कि 100 बरस तुम्हें और जीना ही चाहिए। यानी कि अगर तुम इन कहानियों को लिखने के लिए बैठोगे, इन परिस्थितियों पर
अपनी कविताएं रचने के लिए बैठोगे तो इतनी कहानियां और इतनी कविताएं आपके पास होंगी, इतनी घटनाएं और इतने चरित्र आपके पास होंगे कि कम से कम तुम्हें 100 साल उन्हें लिखने में लग ही जाएंगे। और 100 साल लिखने में लग जाएंगे तो इसलिए आपको जब लिखना है पहले उनमें से कोई विषय चुनकर एक विषय पर लिखना होगा। आगे लेखक कहता है कि घर पर भी पग पग पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए रोज मिलती हैं 100 राहें। अब ये कहते हैं कि जैसे मैं बाहर चौराहे पर देखता हूँ और चौराहे में से 4 राहों में से अगर एक राह को भी मैं चुन लूं, उस पर चलूं तो उसमें से फिर 100 राहें फूट पड़ती हैं। इसी तरह से मुझे घर में भी इतने विषय होते हैं कि अगर उनमें से मैं एक विषय चुन लूं तो उसमें से भी फिर 100 विषय मुझे लिखने के लिए मिल जाते हैं। शाखा पर शाखाएं निकलती रहती हैं। एक शाखा पर अगर मैं लिखने के लिए बैठ जाऊं, यानी कि उनमें से एक विषय पर अगर मैं लिखना बैठा तो उसमें से और सैकड़ों उपविषय निकल जाएंगे, और उन 100 उपविषयों में से अगर एक विषय पर लिखने बैठता हूं तो उसमें से फिर और 100 विषय निकल जाएंगे। तो इस तरह से शाखाएं और प्रशाखाएं निकलती रहती हैं। नव नवीन रूप दृश्य वाले 100 विषय, और जितने भी विषय निकलते हैं 100 विषय, उनके भी 100 उपविषय, उसके भी उपविषय, तो वे सारे के सारे जो 100 विषय निकलते हैं उनके सबके अलग अलग रूप और अलग अलग दृश्य होते हैं। रोज रोज मिलते हैं और मैं सोच रहा कि जीवन के में आज के। अब वो जो 100 रूप निकलते हैं, 100 दृश्य जो दिखते हैं मुझे घर में भी, विषय जो मिलते हैं लिखने के लिए, मैं सोचता हूं कि आज किस विषय पर लिखा जाए। और फिर अंतिम रूप में ये सोचता है लेखक कि आज का जो अभी का विषय है मैं उस पर लिखूं। लेखक की कठिनाई यह नहीं कि कमी है विषयों की। अब बार बार जैसे कहते रहे हैं तो मुक्तिबोध फिर कहते हैं कि लेखक की कठिनाई यह नहीं है कि उसके पास कोई विषय नहीं है लिखने के लिए या उसके पास कम विषय हैं, नहीं, उसकी कठिनाई ये है, वरन यह है कि आधिक्य उनका है, उनको सताता है। लेखक कहता है कि कठिनाई ये नहीं कि उसके पास विषयों की कमी है, बल्कि कठिनाई ये है कि उसके पास इतने अधिक विषय हैं कि उसमें से उनका चुनाव करना पड़ता है। अगर विषय थोड़े हो तो उसे ये कठिनाई ना आए, लेकिन उसके पास ढेरों विषय हैं और समस्या आती है उसके चुनाव की, और वह ठीक चुनाव कर नहीं पाता। यानी इतने सारे जब विषय होते हैं तो उसमें से वो ठीक ठीक चुनाव कर ही नहीं पाता, करना कठिन होता है। तो ये आपकी कविता खत्म हुई, और इसका एक आपको मैं महत्वपूर्ण प्रश्न बता देती हूँ आप कि मुझे कदम कदम पर कविताओं की बिंब योजना पर अपना विश्लेषण दीजिए। तो बिंब किसे कहते हैं पहले मैं ये बता देती हूँ। बिंब कहते हैं अगर हम किसी बात को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जिस विषय में वो बात की जा रही है वो हमारे सामने नहीं है, चीज जिस चीज के बारे में बात हो रही है, लेकिन उसके बोलते ही हमारे दिमाग में जो एक चित्र बनता है उस चीज का, वो बिंब कहलाता है। अब इसकी बिंब योजना अगर हम बात करते हैं, मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, तो इसमें चौराहे शब्द ऐसा है कि वो आपके दिमाग में एक बिंब बनाता है कि 4 राहें, एक रास्ता है और उसमें से 4 तरफ को 4 सड़कें निकली हुई हैं, वही चौराहा होता है। चौराहा आते ही आपके विषय में एक बिंब बन जाता है, और उस बिंब को लेकर लेखक ने एक नए विषय को जो लेखकों के से रचनाकारों से संबंधित है उसको लिया कि जैसे एक चौराहे पर आप खड़े हैं और आपको ये नहीं पता कि आपको किधर जाना है, तो चारों ही रास्ते आपको अपनी तरफ बुलाते हैं। ऐसे ही एक लेखक को जब ये नहीं पता होता है कि उसे किस विषय पर लिखना है, तो चारों तरफ सभी विषय उसे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि मैं इस पर भी लिख दूं, इस पर भी लिख दूं, इस पर भी लिख दूं। और वो अगर किसी एक विषय पर चला भी जाता है तो वो उसको गहरे तक जाना चाहता है। पहले तो उसके मन में ये रहता है कि जितने भी विषय मेरे सामने हैं मैं सारे ही विषयों पर लिख दूं। फिर अगर एक विषय को चुनता है तो उसमें से भी उसको सैकड़ों उप विषय मिल जाते हैं, और फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किस विषय पर लिखूं। यानी कि एक राह में से भी फिर सैकड़ों राहें फूट जाती हैं। तो ये इनकी बिंब योजना है जिसमें लेखक की समस्या को एक चौराहे से, इन्होंने चौराहे का प्रतीक लेकर
उसमें लेखक की समस्या को व्यक्त किया है। आपकी ये कहानी, ये कविता पूरी हुई। उसका जो कुछ समस्या आपको आए तो मेरे YouTube के लिंक पर आप अपनी समस्या लिख सकते हैं। थैंक यू।